तो जॉन सीना भाई लगा चुके हैं हैट्रिक ऑफ लो ब्लोज आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर एंड रेसलमेनिया बैकलैश में भी जॉन सीना लगाते हैं लो ब्लो, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनली रिटेन कर ली अपनी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एंड रैंडी ऑर्टन की भाई आरकेओ पार्टी, मतलब विंटेज रैंडी ऑर्टन आज हमें देखने को मिले बैकलैश के अंदर। जेफ कॉब ने ले लिया है भाई WWE के अंदर एंट्री, एंड उनकी एंट्री से भाई काफी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है ब्लड लाइन का। एंड एक ही दिन के अंदर R-Truth को एटीट्यूड एडजस्टमेंट और आरकेओ दोनों पड़ चुकी है। एंड जॉन सीना का नेक्स्ट चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि R-Truth ही होने वाला है। एंड आई एम नॉट जोकिंग यार। करते हैं पूरे बैकलैश पेपर व्यू के बारे में बात। सो हे बरीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो बैकलैश का पेपर व्यू शुरू होता है गाइस सबसे पहले मैच के साथ, जो कि था जेकब फातो, LA नाइट, डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर। नाइट का ये सबसे पहला मैच था, पर मैं इसको सिंपली कह सकता हूँ कि शायद ये नाइट का बेस्ट मैच था। हाँ, बेकी लिंच, लायरा वेल्किरिया का आप कह सकते हो कि काफी क्लोज था, नेट टू नेट था, बट स्टिल मैं इस वाले को थोड़ा सा ऊपर मान रहा हूँ। एंड दिस वाज हैंड्स डाउन फॉर मी द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट। नाउ जो मैच में केओस हमने देखा, चारों सुपरस्टार्स भाई अच्छे इस मैच में दिखे, अच्छे इन द सेंस कि भाई चारों को अच्छे अच्छे मोमेंट्स इस मैच में दिखे, अपनी पावर्स दिखाने का मौका मिला, अपनी स्ट्रेंथ मौका दिखाने का मिला। LA नाइट को अच्छे मोमेंट्स मिले, डेमियन प्रीस्ट को अच्छे मोमेंट्स मिले, मैकिंटायर, जेकब फातो, मतलब जो जिसके लिए जाना जाता था इस मैच में WWE ने काफी अच्छे तरीके से भाई वो चीज को इस मैच के अंदर दिखाया। एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर जब मैच जीतने वाले होते हैं तो डेमियन प्रीस्ट भाई उनको जीतने नहीं देते हैं। दैट मींस मैकिंटायर के एक और मोमेंट पर भाई पानी फेर दिया है डेमियन प्रीस्ट ने। एन एंडिंग मोमेंट पे काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है जब सारे ही जो सुपरस्टार्स अपने अपने फिनिशर्स जब लगा देते हैं तो हमें देखने को मिलती है भाई सोलो सिक्वा की एंट्री, जो कि मैच में इंटरफेयर करते हैं, जिससे खुश तो नहीं वहां पर लग रहे थे जेकब फातो, बट वहां तक ठीक था। पर उसके बाद हम देखते हैं गाइस NJPW के फॉर्मर स्टार जेफ कॉब ने कर लिया है भाई WWE के अंदर ऑफिशियली अपना डेब्यू। एंड उनके इंटरफेरेंस के साथ भाई जेकब फातो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं इस मैच के अंदर। हालांकि रिटेन तो वो कर लेते हैं, पर वो इस इंटरफेरेंस से खुश नजर नहीं आए, बिकॉज उनको नहीं चाहिए थी कोई इंटरफेरेंस वगैरह, वो अपने दम पर ये मैच जीतना चाहते थे, बट स्टिल सोलो सिक्वा ने उनकी हेल्प करी। अब यहाँ पर सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। जेकब फातो पहले लग रहा था कि सोलो सिक्वा के साथ भिड़ेंगे, पर यहाँ पर अब सोलो सिक्वा ने एक बंदे को लेकर आ गए हैं जो कि है जेफ कॉब। सो हमें फ्यूचर में भाई जेफ कॉब वर्सेस जेकब फातो भी देखने को मिल सकता है। मतलब इमेजिन करो ये क्लैश भी क्या तगड़ा होने वाला है। सो भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के लिए, बिकॉज कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर हम चलते हैं अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच था गाइस ये था लायरा वेल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच। नाउ दिस वाज अ मैच, भाई मजा ही आ गया इस मैच को देखने में। एक ही वुमेन्स मैच था नाइट का, बट स्टिल आप कह सकते हो कि इसमें काफी कुछ हमें देखने को मिला। बेकी लिंच की परफॉर्मेंस तो हर बार की तरह अच्छी थी, पर लायरा वेल्किरिया ने सरप्राइजिंगली काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर। नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब आप एक्सपेक्ट तो करते ही उनसे, बट मैं टू बी ऑनेस्ट इम्प्रेस था आज उनकी परफॉर्मेंस से, जिस तरीके से उन्होंने भाई टेक्निकली काफी अच्छी जो है वो रेसलिंग करी इस मैच के अंदर। एंड अच्छे स्पॉट्स हमने देखे। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा ब्रूटल ये मैच गया, बट अगर आपको रेसलिंग पसंद है, रिंग में अच्छी टेक्निक पसंद है, तो आई थिंक इस मैच ने आपको वो चीज दी है। जैसे फेटल 4-वे US चैंपियनशिप वाला जो मैच था वो ब्रूटल था बहुत ज्यादा, तो उसी तरीके से ये वाला मैच जो वो काफी टेक्निकली करेक्ट मैच था। तो परफेक्ट मैच, गजब फिनिश, लायरा वेल्किरिया रिटेन करती है अपनी चैंपियनशिप, बेकी लिंच को आती है। आई थिंक ये जो मोमेंट है उनके लिए, उनके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज यहाँ से आप इतना तो मान लीजिए कि एक नई वुमेन्स स्टार यहाँ से बन चुकी है। तो फ्यूचर में भाई एक बड़ी स्टार बन सकती है यहाँ पर लायरा वेल्किरिया। और उसकी जो शुरुआत है, वैसे तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने से हो गई थी, और आई थिंक उसमें ऑफिशियली थप्पा उन्होंने आज लगा दिया है बेकी लिंच को हरा कर इस मैच में। एंड ऑफ कोर्स जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज टॉप नॉच। हालांकि मैच खत्म होने के बाद बेकी लिंच ने लायरा वेल्किरिया के ऊपर अटैक भी किया, तो इससे मान सकते हैं हम कि जो स्टोरी लाइन है वो ड्रैग होने वाली है। मे बी सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे एक और मैच इनका हो सकता है। अब इसके बाद था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैं इस मैच के लिए एक्साइटेड था बिकॉज ऑफ दी कॉम्पिटिशन जो हमें देखने को मिलेगा रिंग में। पेंटा हमें पता है रिंग में काफी इंटरेस्टिंग है, डोमिनिक हमें पता है कि काफी इंटरेस्टिंग है रिंग के अंदर, तो बहुत ही अच्छा मैच। बट हाँ, मैं थोड़ा मतलब कह सकता हूँ कि थोड़ा सा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो ये नहीं था ऑब्वियसली मैच, मतलब उससे नीचे ही रहा ये मैच। कुछ अच्छे स्पॉट्स हमने जरूर देखे इस मैच में दोनों की तरफ से। एंडिंग मोमेंट पे हम क्या देखते हैं कि फिन बैलर वहां पर आ जाते हैं और पूरा जो जजमेंट है वो आ जाता है वहां पर। एक मोमेंट हमें देखने को मिला वहां पर काफी इंटरेस्टिंग, जहां पर जेडी मैकडोनक ने पकड़ा हुआ है पेंटा को, एंड फिन बैलर उनको मारने वाले होते हैं, मतलब पेंटा को, पर वो बोलता है अरे यार अभी नहीं यार, मैं इसको चेयर से मारूंगा। और चेयर लेकर वो जैसे ही आते हैं तो मतलब वो काफी टाइम बेसिकली ले लेते हैं इन सारी चक्कर में, और इतने में जो है वो रेफरी देख लेता है, रेफरी उनको वहां से भगा देता है। पर जैसे ही रेफरी उनको भगा रहा होता है, पेंटा उनके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो सारे वहीं नीचे गिर जाते हैं। तो फिन बैलर ने यहाँ पर दिखाया कि मतलब वो हेल्प करना चाह रहा था, बट उसने टाइम लिया, तो मतलब बेसिकली वो हेल्प नहीं करना चाह रहा था यहाँ पर। बट उसके बाद बाकी जो बंदे थे उनको तो पेंटा साइड कर देता है, पर समहाउ वहां से फिन बैलर जो है वो बच जाते हैं, और मैच में फिन बैलर जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उधर से भाई एल ग्रैंडे अमेरिकनो आ जाते हैं, वो अटैक कर देते हैं वहां पर पेंटा के ऊपर, जिसकी एडवांटेज मिलती है डोमिनिक मिस्टीरियो को। वो अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीतकर अपनी चैंपियन
चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। तो एल ग्रैंडो अमेरिकानो और पेंटा का आपको फ्यूचर में बाउट देखने को मिलेगा। देन इधर रिटेन हो चुकी है आईसी चैंपियनशिप। डिसेंट मैच, डिसेंट फिनिश, कुछ आई थिंक हटके नहीं हुआ इस मैच में, मतलब एक्सपेक्टेड ही थी सारी चीजें। एल ग्रैंडो वाला जो मोमेंट था वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, बट आई विश की क्वालिटी ऑफ द मैच थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इसके बाद था भाई गुंथर वर्सेस पैट मैकएफे। नाउ दिस वाज अ डिसेंट मैच, अच्छा मैच था। मुझे बस एक चीज से प्रॉब्लम थी कि मैच थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया था, बीच में ज्यादा मतलब वो एक्टिंग वो सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। आई थिंक मैच की जो लेंथ है उसको थोड़ा सा कम WWE कर सकती थी। ओवरऑल गुंथर पता ही था भाई डोमिनेट करेगा इस मैच में, उसने किया डोमिनेट। यहाँ पर गुंथर ने पैट मैकएफे को बजाया, माइकल कोल को भी इनफैक्ट उसने भाई रिंग में खींच लिया था मारने के लिए, पर भाई पैट मैकएफे ने भाई माइकल कोल को पिटने नहीं दिया। मतलब उसने ये मेक श्योर किया कि वो पिट जाए गुंथर से, पर वो माइकल कोल को पिटने नहीं देगा। तो वो आई थिंक स्टोरी लाइन के हिसाब से काफी अच्छी वो चीज लगी मेरे को। भाई वो खुद पिट रहा है पर वो माइकल कोल को पिटने नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भाई हेड्स ऑफ। एंड उसने आई थिंक गट्स भी काफी ज्यादा दिखाया। ऑब्वियसली सबको पता था कि भाई गुंथर इस मैच में हारने नहीं वाला है, तो पैट मैकएफे ने अपने जो गट्स हैं वो दिखाया, मतलब दिखाया कि भाई दिल से वो फाइट कर रहा है यहाँ पर। एट द एंड वो यहाँ पर पास आउट तो कर जाता है गुंथर के सबमिशन से, बट स्टिल उसने काफी अच्छे स्पॉट्स भी दिए इस मैच में। एंड डिसेंट मैच था, मतलब स्टोरी लाइन के हिसाब से आई थिंक एक अच्छा मैच था। और मैच खत्म होने के बाद गुंथर ने भाई रिस्पेक्ट भी दिखाई पैट मैकएफे को कि हाँ भाई तूने मेरी रिस्पेक्ट अर्न करी है, तो वो एक अच्छा मोमेंट मेरे को लगा एंड में। बट ओवरऑल आई थिंक एक एंटरटेनिंग मैच में इसको बोल सकता हूँ, बट हाँ लेंथ थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई थी, थोड़ी छोटी हो सकती थी। नाउ इसके बाद था भाई वो मैच जिसका वेट हम पूरी नाइट कर रहे थे, दैट वाज जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। नाउ व्हाट अ मैच, मतलब शुरू में ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन का होम टाउन था, तो भाई उनको क्राउड जो अच्छा खासा चीयर कर रहा था। जॉन सीना को भी मतलब काफी चीयर किया क्राउड ने, बीच बीच में बूज वगैरह भी दिए। तो ओवरऑल एक अच्छा मतलब क्राउड ने तो पूरा माहौल बना दिया था। टू बी ऑनेस्ट क्राउड से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब मेन इवेंट्स वगैरह होती है तो वहां पर क्राउड जो है वो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इस तरीके के ड्रीम मैचेस कह लो या फिर बड़े मैचेस कह लो। उसमें क्वालिटी ऑफ द मैच में आप कमी निकाल सकते हो, बट देखो ये भी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जॉन सीना अपने पीक पर नहीं है, बट स्टिल इट वाज अ गुड मैच। अच्छे फिनिशर्स हमने देखे दोनों की तरफ से, किकआउट्स हमने देखे दोनों की तरफ से। एंड एक जो मोमेंट आता है जिस वक्त भाई रैंडी ऑर्टन आरकेओ पे आरकेओ लगाते हैं, मतलब वो मोमेंट तो भाई मजा ही आ गया था। मतलब विंटेज रैंडी ऑर्टन हमने वहां पर देखा। ऑब्वियसली जब इस तरीके का मोमेंट आता है, रैंडी ऑर्टन ने बहुत बार किया अपने करियर के अंदर, तो जब ऐसा कोई मोमेंट आता है तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है, नॉस्टैल्जिया फील होता है। तो यहाँ पर भी वो चीज WWE ने करी, तो उस मोमेंट को देखने में काफी ज्यादा मजा आया। रेफरीज बार बार भाई गिर रहे हैं, इधर उधर हो रहा है, तो केओस बहुत हमने देखा। मतलब रैंडी ऑर्टन अनाउंसर टेबल पर पटक रहे हैं जॉन सीना को एटीट्यूड एडजस्टमेंट के साथ। निक ऑल्डिस को एक और आरक्यू मार दी उन्होंने, मतलब निक ऑल्डिस को तो भाई उन्होंने आरक्यू की मेरे ख्याल से 3-4 बार तो मार ही दी होगी अब तक। तो मे बी फ्यूचर में कुछ ना कुछ करा सकती है WWE इन दोनों का, जिस तरीके से भाई आरक्यूज पे आरक्यूज पड़ रही है निक ऑल्डिस के। एंड में हम क्या देखते हैं कि आर-ट्रूथ भी वहां पर आ जाते हैं। जब पंट किक मारने वाले होते हैं रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के, तो आर-ट्रूथ बीच में आ जाते हैं। आर-ट्रूथ बोलते हैं नहीं यार तू ये मत कर, ऐसे नहीं होने दूंगा। एंड रैंडी ऑर्टन ऑब्वियसली बेइंग द वाइपर वो लगा देते हैं भाई आर-ट्रूथ के आरकेओ, एंड आर-ट्रूथ वहां पर साइड हो जाते हैं। पर इसकी एडवांटेज मिलती है भाई जॉन सीना को। जॉन सीना लो ब्लो लगाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर पहले, उसके बाद वो टाइटल को उठा के टाइटल से अटैक करते हैं एंड पिन कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को 1 2 3 टू रिटेन दी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो कह सकते हो आपकी एंड फिनिश था मैच का वो बिल्कुल ही कॉपी था रेसलमेनिया से, मतलब सीधा कॉपी पेस्ट WWE ने कर दिया, वहां पर कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करी। बट आई थिंक ओवरऑल मैं मैच से डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, मतलब मैं सेटिस्फाइड ही हूं मैच से। मतलब देखो मैं क्वालिटी वाइज तो बहुत ज्यादा वाओ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जितनी क्वालिटी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इन दोनों से मैच आई थिंक उतना इन्होंने दिया है। फिनिशर्स को बहुत ज्यादा यूज कर दिए थे, वो एक थोड़ी सी आप एक चीज है जो अगर ज्यादा क्रिटिसाइज करना हो तो वहां पर कर सकते हैं, बट ओवरऑल मैं उसको भी ले लूंगा कि चलो कोई बात नहीं। इन्वॉल्वमेंट वगैरह वो जो हुई वो भी ठीक थी, क्योंकि उसकी वजह से हमने रैंडी ऑर्टन की आरकेओ पार्टी देखी जिसको देखने में मजा आया। आर-ट्रूथ की इंटरफेरेंस मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आर-ट्रूथ ने भी मतलब अपना वो जो स्टोरी लाइन उनकी चल रही थी पिछले कुछ हफ्तों से, तो वो उन्होंने यहाँ पर दिखा दी कि हाँ इन्वॉल्वमेंट उनकी हो गई। अब एक जो जेन्युइन इशू था ऑफ कोर्स वो था फिनिश की। फिनिश बिल्कुल मतलब वही कॉपी पेस्ट कर दिया रेसलमेनिया से, थोड़ा डिफरेंट कर सकती थी। आई एम नॉट सेइंग कि भाई जॉन सीना को क्लियर विक्ट्री दो, क्लियर विक्ट्री ऑब्वियसली आप रैंडी ऑर्टन नहीं हराओगे क्लीन, स्पेशली जब जॉन सीना हील कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो वहां पर आपको ऑब्वियसली क्लीन जिताने की जरूरत नहीं थी। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ हील में भी कुछ और कर सकते थे, मतलब कुछ डिफरेंट तरीका हो सकता था, सिमिलर मतलब रेसलमेनिया का कॉपी पेस्ट। स्टोरी लाइन में हमने वैसा ही देखा, मैंने बात भी करी अपनी स्मैकडाउन रिव्यू वीडियो में कि सिमिलर स्टोरी लाइन कर दी है जैसे कोडी रोड्स के साथ करी थी स्टोरी लाइन जॉन सीना की, सिमिलर जॉन सीना की रैंडी ऑर्टन के साथ भी उन्होंने स्टोरी लाइन कर दी। इनफैक्ट मैच का एंड भी वैसा ही कर दिया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर राइटिंग बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से। बाकी ओवरऑल लाइक आई सेड कि ओवरऑल मैं मैच से डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है कुछ अच्छे मोमेंट्स कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली। जॉन सीना जीता जो कि जीतना ही था, आर-ट्रूथ की इन्वॉल्वमेंट मेरे को अच्छी लगी, तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि मैं सेटिस्फाइड था मैच से। पर मैच खत्म होने के बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर हुआ है कि पहले तो जब रैंडी ऑर्टन हार गए थे, ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन चले जाते हैं, तो जब जॉन सीना वहां से जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल वो लगे, एंड ये एक साइन है उनका बेबी फेस टर्न होने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो अभी बेबी फेस टर्न हो रहे हैं, बट हाँ वो रिटायर ऑब्वियसली करने वाले हैं, तो रिटायरमेंट से पहले वो बेबी फेस टर्न करेंगे, इतना तो मुझे यहाँ से क्लियर लग रहा है। यहाँ पर जॉन सीना ने मतलब वो जो एक्टिंग यहाँ पर करी इमोशनल होने की, आई डोंट नो
मतलब क्या पता वो इमोशनल सच में हो गया हो कुछ चीज सोचकर, बट जो स्टोरी लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो इमोशनल इसलिए है कि उनको थोड़ा सा लगा एक सेकंड के लिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं हील टर्न हो गया हूँ, मतलब कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ हील टर्न होकर, तो वो उस तरीके से स्टोरी लाइन को दिखाया WWE ने। तो आप कह सकते हो कि जो फ्यूचर में उनको बेबी फेस में टर्न होना है तो उसका यहाँ पर WWE ने शुरुआत या टीज एक छोटा सा दिया है। ऑब्वियसली लाइक आई सेड अभी तो वो नहीं करने वाले हैं, अभी तो बहुत मैचेस हैं उनके, पर जब उनको बेबी फेस टर्न कराना होगा, जो कि मुझे लग रहा है देखकर कि शायद समर स्लैम वो दिन हो सकता है या समर स्लैम के बाद जब वो बेबी फेस टर्न होंगे, तो उसकी शुरुआत आप कह सकते हो कि यहाँ पर हो गई है। नाउ एक और चीज जो इंटरेस्टिंग हुई है यहाँ पर कि जो पोस्ट शो आता है कॉन्फ्रेंस WWE का, वहां पर R-Truth आते हैं जॉन सीना से बात करने के लिए, उनसे हालचाल वालचाल पूछते हैं, पर भाई जॉन सीना R-Truth के ऊपर लगा देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट, उनको टेबल पर वो पटक देते हैं वहीं पर। अब ये चीज तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसके बाद भाई रिपोर्ट पे जानने को मिला कि इन दोनों का एक्चुअली में मैच होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। नाउ ये चीज सुनकर आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि भाई मतलब WWE क्या कर रही है भाई, ये जॉन सीना वैसे भी हमारे पास लिमिटेड डेज के लिए, तो अगर वो है किसी पेपर व्यू के अंदर या कहीं पर भी आ रहा है कोई मैच के लिए, एटलीस्ट यार उसको मतलब सही जगह तो यूज करो। मतलब R-Truth के साथ आप मैच कराओगे, आई एम नॉट सेइंग कि R-Truth केपेबल नहीं है या व्हाटएवर, ठीक है R-Truth अच्छे मोमेंट्स दे सकता है, अगर आपको R-Truth जॉन सीना का कुछ कराना था तो आप वीकली शो में करा सकते थे, रॉ स्मैकडाउन वगैरह में। आई गेस अगर आप पेपर व्यू में मैच करवा रहे हो तो भाई R-Truth के साथ मैच तो नहीं बनता, मतलब आपके पास बहुत ओपोनेंट्स है। आई नो आपके पास ज्यादा बिल्डअप का टाइम नहीं है, शायद हो सकता है सीधा मैच ही करवा दें, तो उसके लिए भी भाई बहुत ओपोनेंट्स थे, कोई नए ओपोनेंट को दे देते, आप कोई नया रेसलर था उसको आप वो ऐसा पुश दे देते, उसके लिए फायदा होता। पर R-Truth के साथ मैच कराने का ना ही R-Truth का फायदा है कोई, ना जॉन सीना का फायदा है, आप जॉन सीना की डेट्स भी कम करो, मतलब 26 डेट्स बची है उसके पास मेरे हिसाब से इस साल के बचे हुए मतलब जो डेट्स है उसमें, तो उसमें से अगर आप एक दो यहाँ पर इस स्टोरी लाइन में लगा दोगे जिसकी मुझे नहीं लगता है जरूरत थी, तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज है। इसको रॉ स्मैकडाउन में आप सेटल कर सकते थे, मतलब जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट जो लगाई R-Truth के, आई थिंक वो या तो इनफ होनी चाहिए थी या फिर आप किसी रॉ स्मैकडाउन के शो में वो चीज करा सकते थे कि हाँ R-Truth भी आकर जॉन सीना के ऊपर टर्न वन कर जाए, कुछ वैसा कुछ मोमेंट तो वहां क्रिएट कर सकते थे, बट वो एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज थी। बट ओवरऑल अगर हम शो की बात करें तो आई थिंक इट वाज अ डिसेंट शो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे हम। जो डेब्यू था ब्लड लाइन के लिए वो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक की मोमेंट था पूरे शो का, तो उनको देखना इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरीके से WWE उस वाली स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करने वाली है। बाकी जॉन सीना का मैंने आपको बता ही दिया है कि R-Truth के साथ उनकी स्टोरी लाइन होगी, एंड उनकी पिक्चर को CM पंक भी पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, तो CM पंक का क्लियर है कि भाई CM पंक जॉन सीना से मतलब एक मैच तो करने वाले हैं इस रिटायरमेंट टूर पर वो, एंड पॉसिबली वो मनी इन द बैंक में हो सकता है। मतलब अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तो वैसे भी जॉन सीना फिक्स्ड है, और अभी CM पंक भी अभी सेथ रॉलिंस वाली स्टोरी लाइन में बिजी है, बट जब वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि CM पंक ही होंगे जॉन सीना के चैलेंजर, मतलब जब CM पंक वहां से फ्री हो जाएंगे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखनी। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये शो कैसा लगा, मैचेस कैसे लगे, एंड हाँ ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।